मुझे पता है आप सबकी एग्ज़ामिनेशन सभी लोग काफ़ी चिंता में हैं। आपने बहुत पढ़ाई की है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी में है आप लोग बहुत तैयारी किए हुए हैं, ठीक है? और इतनी तैयारी नॉर्मली कोई करता नहीं है, जितनी तैयारी आपने किया है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। बहुत बच्चे तो फॉर्म भर के अब एडमिट कार्ड आने के बाद सोच रहे होंगे कि हम क्या करें। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, ठीक है? बहुत बेहतरीन तैयारी है। तो आइए अलंकार को शुरू करते हैं बिना इधर-उधर की बात किए हुए। सिर्फ़ जो है आप देखोगे पूरे अलंकार की थ्योरी को सिर्फ़ मैं आपको 25 मिनट लूँगा, 20 से 25 मिनट लूँगा, चूँकि पूरा अलंकार पढ़ाऊँगा, हर एक टाइप को यहाँ पर बताऊँगा। तो 25 मिनट के अंदर में आप अलंकार में आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी, ठीक है? अच्छी पकड़ हो जाएगी, मतलब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चन के टेस्ट भी लेंगे, तो उसमें भी हमको 25 मिनट लग जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास आपकी होने वाली है। 1 घंटे से ज़्यादा मैं इस क्लास को नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि टाइम लिमिट रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ये बहुत बढ़िया। आगे स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। देखिए, अब हम लोग अलंकार को पढ़ेंगे और बहुत अच्छी जानकारी अलंकार में आपको थ्योरी प्लस टेस्ट हो जाने वाली है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं जानते हैं तो बहुत कुछ जान जाएंगे इस क्लास के बाद। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन पर ही आ जाते हैं कि अलंकार कहते किसको हैं, ठीक है? ठीक है, अलंकार किसको कहते हैं, सबसे पहले ये चीज़ समझ जाइए। देखो, हमने देखा था रस के अंदर में, रस बेसिकली क्या था कि वहाँ पर जो है ना, रस जो है, रस रस जो है वो कविताओं की भावना थी, जो काव्य भावनाएं होती थी, जो आनंद था, है ना, जो साहित्यिक आनंद था, उसको हम लोग रस कहते थे। जब आप कोई नाटक देखते थे, ड्रामा देखते थे, है ना, तो उस नाटक या ड्रामा के अंदर में या जो कोई आप नॉवेल पढ़ते थे, उससे जो आनंद की एक प्राप्ति होती थी, उसी आनंद को हम लोग रस कहते थे, ठीक है? अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अलंकार पर। तीसरा आपका छंद भी है, छंद भी पढ़ना होता है, तो अभी अलंकार पढ़ लेते हैं इस वीडियो के अंदर में, ठीक है? अब देखिए, अलंकार किसको कहते हैं। देखो, जो काव्य होता है ना, जो कविताएं होती है या जो सेंटेंस होती है, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोग अलंकार कहते हैं, है ना। काव्य की जो बात आप कहते हो, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए, उस वक्तव्य को अच्छे से कहने के लिए, है ना, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए जिन जिन तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, उन सारे ही तत्वों को हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार कितने तरह के होते हैं, तो सर जी अलंकार 4 तरह के होते हैं। मेनली 2 ही अलंकार होता है, एक होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अब यहाँ पर 2 और अलंकार आप जोड़ दीजिए, उभय अलंकार और फिर यहाँ पर हो गया आपका पाश्चात्य अलंकार। तो आप देखोगे यही 2 अलंकार मेन है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इनके अलग अलग प्रकार भी हैं, लेकिन उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार जो है बहुत छोटा सा है, इसको हम लोग लास्ट के 5 मिनट में पढ़ लेंगे। ज्यादा समय हमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को पढ़ने में लगेगा। देखो, सबसे पहले जान लेते हैं, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि शब्द अलंकार मतलब शब्द का पूरा खेल है, और अर्थ अलंकार मतलब अर्थ का पूरा खेल है, ठीक है। शब्द अलंकार में शब्द का पूरा खेल है, अर्थ अलंकार में अर्थ का पूरा खेल है। शब्द अलंकार क्या होता है, देखिए, काव्य में जो शब्दगत चमत्कार होते हैं, जो कविताएं हैं, जो सेंटेंस है, जो बात आप कहना चाह रहे हो, उसमें शब्दगत जो चमत्कार होता है, शब्दों का जो चमत्कार होता है, उन शब्दों के चमत्कार को हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के चमत्कार को हम लोग शब्द अलंकार कहते हैं, ठीक है। शब्दों के चमत्कार को शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार को देखेंगे तो मुख्यतः 7 भेद हैं। शब्दों में ही हेरा फेरी करके हम 7 तरह के शब्द अलंकार हैं, हमारे पास 7 तरह के अलंकार हैं। शब्दों में हेरा फेरी करके 7 तरह के अलंकार बनाए गए हैं। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर देखो क्या है, शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। शब्द अलंकार मतलब क्या होता है, शब्दगत चमत्कार होता है, शब्दों की हेरा फेरी में ही चमत्कार छिपा होता है। और जहां पर भी, है ना, अलंकार के अंदर में जो जो शोभाएं बढ़ाने वाले तत्व होंगे, अगर वो शब्दों पर आधारित होंगे तो वो शब्द अलंकार होगा। और शब्दों पर ऐसे आधारित कुल मिलाकर के कितने अलंकार हैं, तो हम कहेंगे सर जी ये टोटल जो है 7 है। क्या हम इसको याद रख सकते हैं? बिल्कुल याद रख सकते हैं। आप बिल्कुल 1 मिनट के अंदर पूरे अलंकार को याद रख लेंगे। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। आपको एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, यमक अलंकार से काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तीसरा है सलेश अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। पांचवा है पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। और छठा है पुनरोक्ति वदाभास अलंकार। और सातवां है विप्सा अलंकार। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यमक अलंकार। अगर आप पूरा ना पढ़ो, ये भी पढ़ लेंगे तो काम आपका चल जाएगा आसानी से। और बेसिकली अलंकार के अंदर में हमको करना ही क्या है, यहाँ पर बहुत बड़ा आपको साहित्यिक जो ज्ञान है उसको हासिल नहीं करना, आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से ही चीजों को यहाँ पर बताऊं, मैं पहचानने का तरीका बताऊंगा। और एग्जाम में भी यही रहेगा, आपको 4 लाइनें उठा के या 2 लाइनें उठा के दे दिया जाएगा, आपको पहचानने के लिए पूछेगा कि ये कौन सा अलंकार है। बस इतना जान गए तो मीन्स आप अलंकार में अच्छे खासे जानकार हो, ठीक है।
आगे बढ़े। शब्द अलंकार के कितने हैं? 7 प्रकार हैं, सातों को देख लेते हैं। जैसा कि नाम से ही प्राप्त हो रहा है अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसको बोलते हैं? जहां देखो अनुप्रास और ये यमक अलंकार में क्या अंतर है? अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में जाओगे तो दोनों में बेसिकली कहां पर अंतर आ जाता है? आप देखोगे कि अनुप्रास और यमक अलंकार के अंदर में, यहां पर अनुप्रास के अंदर में वर्ण की आवृत्ति होती है, अनुप्रास, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ही वर्णों का बार बार इस्तेमाल होता है। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, यानी आवृत्ति मतलब आना जाना, जब यहां रिपीटेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेशन, जहां एक ही वर्ण का बार बार रिपीटेशन हो और वहां अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बस इतना सा सिंपल है कि भैया अनुप्रास अलंकार किसको बोलेंगे? जहां एक ही वर्ण का बार बार क्या हो, बार बार जो है रिपीटेशन हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे अनुप्रास अलंकार। वर्ण, वर्ण मतलब क्या? एक छोटा सा, आप देखो वर्ण क्या है भैया, देखो यहां पर, जैसे यहां पर देखो 100, ये क्या है? वर्ण है, यहां 100 वर्ण है, यहां 100 वर्ण है, यहां 2 वर्ण है। अब देखो यहां पर जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं। तो यहां पर है मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहां पहले ही सेंटेंस में आप देख रहे हो, पहला लाइन के अंदर में यहां पर देखिए मुदित, मौ यहां पर है, फिर से मौ का रिपीटेशन हुआ है, फिर से मौ वर्ण का रिपीटेशन हुआ है। तो यहां पर बार बार मौ वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है। और मैंने पढ़ा डेफिनेशन में अभी कि साथियों, ये पढ़ा हमने कि जहां जहां पर है ना, जहां जहां पर वर्ण की रिपीटेशन हो रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे यहां पर देखो, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, आप देख रहे हो मौ मौ मौ, 100 100 100 बार बार रिपीटेशन हो रहा है। जब इस तरह का रिपीटेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, देखो यमक अलंकार किसको कहते हैं? जहां एक शब्द की आवृत्ति, अब यहां देखो, यहां यमक अलंकार में हम शब्द पर आ गए, जहां पहले अनुप्रास में हम वर्ण पर टिके हुए थे, वर्णों को गौर से देखा करते थे। अब जब हमको यमक अलंकार के डेफिनेशंस को देखेंगे तो हम वर्णों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा शब्द का रिपीटेशन होगा यहां पर। तो जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, जहां एक शब्द की आवृत्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक बार हो, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, है ना, लेकिन कंडीशन क्या है? उनका वो जितनी बार आएगा उनका अर्थ भी अलग अलग होता जाएगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में वही शब्द इस्तेमाल हुआ और दूसरी बार अगर इस्तेमाल होगा वही शब्द तो उसका अर्थ दोनों का सेम होगा। जी नहीं, पहली बार जहां इस्तेमाल होगा, दूसरी बार जैसे ही इस्तेमाल होगा उनका अर्थ जो है अलग हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन, काव्य का ऐसा कंडीशन जहां पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, है ना, परंतु उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाए, उनके अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो यमक अलंकार है। अच्छा ये बता दो कि यमक और अनुप्रास में क्या अंतर है? देखो अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है, यहां पर देख रहे हैं मुदित महित मंदिर आए, मौ 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 अलंकार, मौ मौ का रिपीटेशन हो रहा है, 100 100 का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यमक अलंकार में क्या होता है? यहां पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट होता है और वो जो शब्द दूसरी बार जब आता है ना तो उसका अर्थ पहली बार से बिल्कुल बदला हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यहां बहुत डेप्थ में तो इसके अंदर मैं घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन सीधा सीधा पहचानने के लिए बता देता हूं। देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौराए नर या पाए बौराए। कहने का मतलब है कि जो कनक कनक है, यहां देख रहे हो 2 बार एक ही शब्दों का रिपीटेशन हो रहा है, और जब ऐसा कंडीशन आए तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। शब्द का रिपीटेशन देखेंगे तो हम कह देंगे भैया ये यमक अलंकार है। वर्ण का रिपीटेशन होगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। किनको किनको दिक्कत आ रही है जल्दी से बताइए। काजल कुशवाहा कह रही फर्स्ट, मतलब थोड़ा फास्ट कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सलेश। सलेश अलंकार किसको कहते हैं? ठीक है, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है, एक शब्द जो है वो एक ही बार आ रहा है। बहुत अच्छी बात है भैया, एक ही बार आ रहा है, लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं, वहां सलेश अलंकार होता है। जहां एक शब्द एक ही बार आए, यानी एक सेंटेंस के अंदर में ये जो एक यहां से यहां तक कोमा डाला हुआ है, यहां पर एक ही बार आता है, यहां पर भी एक ही बार आता है, लेकिन यहां पर भी एक ही बार आ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इनका पूरा मीनिंग जो है ना, यहां पर अनेक इसके अर्थ हो रहे हैं, परंतु उसके अर्थ जो है वो अनेक हो जा रहे हैं, तो वहां सलेश अलंकार होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। ठीक है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। तो पानी का अलग अलग मीनिंग तीनों ही सेंटेंस में निकल करके आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? सलेश अलंकार होगा।
एक बार में यहाँ तक कोमा है और एक बार में इसमें एक ही बार इस्तेमाल हुआ है, फिर यहाँ एक बार इस्तेमाल हुआ, फिर यहाँ एक बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन तीनों का जो है क्या हो रहा है, तीनों के तीनों को देखेंगे तो तीनों का मीनिंग जो है वो अनेक अनेक हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां सुनने वाला है ना, जहां सुनने वाला वक्ता के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगा लेता है। जैसे मैं कुछ और सोच के आपको कहा, आपने उसकी मीनिंग को कुछ और ही निकाल दिया। ठीक है, वीडियो अभी भी रुक रही है, जिनका रुक रहा है एक बार रिफ्रेश कर लें वो लोग। ठीक है, चलिए एडमिट कार्ड को लेके ज्यादा चिंता मत करें। अभिषेक, अलमास, काजल कुशवाहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाहिर, चलिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां देखो मैं कह रहा हूं कुछ और, लेकिन आप क्या कर रहे हो, मेरे आशय को समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, आप कुछ और ही समझ रहे हो। आप मेरे क्या हो, श्रोता हो, मैं आपका वक्ता हूं। मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो। मेरा जो आशय है कहने का किसी भी चीज को लेकर के, आपने उसकी मीनिंग को समझा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो आप अभी जो कंडीशन बन रही है हमारे आपके बीच, ये कौन सी कंडीशन बन रही है, कौन सा अलंकार बन रहा है, वक्रोक्ति अलंकार बन रहा है। जहां सुनने वाला वक्ता के, यानी जहां सुनने वाला बोलने वाले के शब्दों का मूल आशय से भिन्न अर्थ लगाता है, वहां वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। आप कुछ और ही अर्थ निकाल रहे हो। मेरे मन तुम बसती हो, मेरे मन तुम बसती हो, मैं ना कियो अपराध, तुम्हें दोष को देत हरि, है यह काम असाध। तुम्हें दोष को देत हरि, है यह काम असाध। तो यहां पर देखेंगे कि जो कहने वाला है ना, वो जो कहने वाला है उसकी आशय को समझा नहीं जा रहा है सुनने वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में क्या होता है, इस अलंकार में कथन के सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द की आवृत्ति होती है। जैसे यहां देखो, ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां, तो यहां पर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, हमने इसको लगाया ठौर ठौर विहार करती सुंदरी सुर नारियां। तो यहां पर क्या हो रहा है, सौंदर्य के बहाने एक ही शब्द का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। नेक्स्ट है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, जहां कथन में पुनरुक्ति का आभास हो। ठीक है, जहां पर पुनरुक्ति का बस आभास सा हो जाए तो हम कहेंगे ये पुनरुक्ति क्या है, विदाभास अलंकार है, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है। अब देखिए यहां पर जैसे है कि पुनी फिरी राम निकट सो आई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये एक जो है पुनरुक्ति वदाभास का अलंकार का प्रकार है या फिर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा विप्सा अलंकार। 7 प्रकार में 7वां है विप्सा अलंकार। हमको याद क्या रखना है, हमको सिर्फ याद रखना है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द की है ना क्या होती है, आवृत्ति होती है, 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और उनके अर्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, आइए आखिरी वाला जो हमारा विप्सा अलंकार है उसको समझते हैं। कहते हैं कि जब किसी कथन में अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो जाए, जब किसी कथन में आदर बहुत ज्यादा हो, आदर के साथ है ना एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो जाए, रिपीटेशन हो जाए, तो वहां विप्सा अलंकार बन जाता है। जैसे यहां पर देखो, हाँ हाँ का 2 बार रिपीटेशन हुआ है लेकिन आदर के साथ हुआ है। हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम, हाँ हाँ इन्हें रोकन को टोक ना लगाओ तुम। तो यहां पर आदर के साथ 2 बार रिपीटेशन हुआ एक ही शब्द का, तो ये क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार हो जाएगा। मैंने कहा कि शब्द अलंकार पूरे शब्दों का खेल है और शब्द अलंकार के जैसा तो भेद है, उसमें माइनर डिफरेंस है जिसको आपको समझना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है रूपक अलंकार, और इसके अलावा आप देखोगे मैंने बताया आपको यमक अलंकार के बारे में, यमक अलंकार भी पूछा जाता है। मैंने कई सारे क्वेश्चन रूपक अलंकार के भी देखे हैं। ठीक है, रूपक अलंकार भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार पूछा जाता है। तो जो ज्यादा पूछा जाता है तो मैं उसी को बताने वाला था, लेकिन आपको मैं क्लियरली पूरा एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए आइए अब अर्थ अलंकार को देखते हैं। जैसे अर्थ अलंकार में क्या है, अर्थ अलंकार में हम लोग जानते हैं, देखो अर्थ अलंकार में कि अर्थ अलंकार किसको कहते हैं, अर्थ अलंकार में बेसिकली अर्थगत चमत्कार होते हैं, यहां पर अर्थों का पूरा खेल होता है। ठीक है, अर्थ अलंकार को देखेंगे तो मुख्यतः 13 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उपमा अलंकार, दूसरा उत्प्रेक्षा, संदेह, यतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विशेषोक्ति, है ना, रूपक, भ्रांतिमान, दृष्टांत, विभावना, विरोधाभास, प्रतीप और फिर अर्थांतरन्यास। तो ये टोटल जो है कितने तरह के हो गए, 8 तरह के अर्थ अलंकार है। 8 तरह के अर्थ अलंकार को देखेंगे। सबसे पहला आ जाते हैं उपमा अलंकार। देखो उपमा अलंकार की बात करें, जहां 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव हो, जहां 2 वस्तुओं के बीच समानता का भाव हो। जब कोई चीज को, जब राइटर जो है क्या करेगा, किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करेगा।
ठीक है, कंपेयर करेगा, तो उसको कहेंगे उपमा अलंकार। क्या कहेंगे? उपमा अलंकार। अर्थ अर्थ में कंपेयर होता है, कंपेयर करना, तो ये जो है आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ये चांद सा तेरा मुखड़ा, है ना, एक गाना है ना, ये चांद सा तेरा मुखड़ा, तो मुखड़े को चांद से, चांद को जो है, सॉरी, मुखड़े को चांद से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना कि जो मुखड़ा है वो कैसा है? चांद के जैसा है। मुखड़ा को चांद बताया गया, यानी जो फेस है, जो चेहरा है, उसको चांद के जैसा दिखाया। जिस तरह से चांद चमकता है, सुंदर है, उसी तरह से चेहरे को सुंदर बताएगा। ये चांद सा तेरा मुखड़ा, है ना। जो पूर्णिया से है पूर्णिया पड़ेगा, जो सीमांचल से है तो उनका पूर्णिया ही पड़ेगा। ठीक है ना। अररिया, किशनगंज, फारबिसगंज कहीं से हो आपका पूर्णिया ही पड़ेगा सेंटर। ठीक है, और पटना के आसपास वाले जितने हो सब पटना पड़ेगा आपका। यहाँ पर देखो चांद सा, तो वहां पर क्या हो रहा है? सा जहां लगा रहे वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। सीधा समझिएगा। जैसे हरिपद कोमल कमल से, एक तो देखो बीच में हाइफन हाइफन रहेगा आपका, और उसके बाद सा से सी रहेगा, सा से सी। अब इसमें है ना, सू नहीं है, वरना सा से सू मिला दीजिएगा तो सासू हो जाएगा, फिर माँ लगा दीजिएगा तो सासू माँ हो जाएगा। ठीक है, तो ना ससुर जी बोलना है, ना सासू माँ बोलना है, आपको सा से सी बोलना है। जिस भी अलंकार में सा से सी लगा रहे और हाइफन भी लगा रहे बीच में, ये वाला हाइफन भी लगा रहे, और उसके बाद सा आ जाए, सी से आ जाए, या फिर सी आ जाए। ठीक है, सा से सी, है ना, हाइफन के बाद सा से सी आ जाए, वहां हमारा क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा। कैसा होगा? उपमा अलंकार होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, शहरा बानो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? उपमा अलंकार किसको बोलेंगे? जिस भी अलंकार के अंदर में जो भी आपका काव्य होगा, जो भी लाइनें होंगी, सेंटेंस होंगी, उसके अंदर में अगर किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा होगा, है ना, जो राइटर हैं, जो कवि हैं, वो लिखते लिखते इतने भावुक हो गए होंगे और किसी चीज की तारीफ इतना ज्यादा करना चाह रहे होंगे कि उसकी भावनाएं जो है इतनी ज्यादा होंगी कि वो उस चीज का कंपैरिजन कोई बहुत बड़ी चीज से करने वाला है, तो आप समझ जाना वहां उपमा अलंकार होगा। देखिएगा यहाँ पर हम लोग उपमा अलंकार को कह रहे थे। उपमा अलंकार में क्या होता है? जब दो वस्तुओं के बीच समानता का भाव व्यक्त किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो हरि का जो पद है ना, इसको कोमल कमल सा बता दिया गया, और पहचानने का तरीका है कि डैश के बाद से लगा रहे तो हम उसको कहेंगे उपमा अलंकार। डैश के बाद से, सा से सी लगा रहे तो उपमा अलंकार कहेंगे। अगर पूरा याद रखना है तो किसी चीज का किसी चीज से कंपैरिजन हो रहा होगा, तो हम जैसे बहुत सारे हिंदी गानों के अंदर में देखोगे, है ना, तो उसका कंपैरिजन होता है। हिंदी गानों में जो अपनी महबूब है ना, महबूबा है, उसका कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज से। ठीक है, कई बार तो खुदा से कंपैरिजन कर देते हैं कि भाई कहते हैं ना कि खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, तुम्हें किसने बनाया ये सोचता होगा। ठीक है, तो खुदा को खुद ये मतलब सोच रहा होगा कि ये क्या बना दिया हमने, पता नहीं ये किसने बनाया, कहीं मैंने तो नहीं बनाया। ठीक है, तो ये हालांकि ये लाइन अपने आप में बहुत ख़राब है। हर एक चीज़ जो है वो भगवान या अल्लाह या खुदा के द्वारा ही बनाई गई है। तो वही है ना, जो लिखने वाला होता है वो इतना भावुक होता है और उसकी इतनी बड़ाई करता है, वो किसी बड़ी चीज़ से कंपेयर करने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पर देखो, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, यहाँ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने पेन से बाद में लिख रखा, इसको आप देखिए। जैसे यहाँ पर कह रहा है, आप इस एग्जाम्पल में देखिए, कह रहा है तारो, यहाँ मैंने बताया था ना कि डैश के हाइफन के बाद सा से सी हो तो उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखो, तारा सो तरनी धुरी धराया में लगत है। तारा सो तरनी धुरी धराया में लगत है। यहाँ कुछ ना समझ में आए तो डैश के बाद सा से सी सो का इस्तेमाल हो रहा है, तो कुछ भी कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। इतना समझ गए। अब रूपक अलंकार में चलते हैं। देखो, रूपक अलंकार को समझने से पहले दो चीज को समझिए आप। एक वर्ड होता है उपमेय और दूसरा वर्ड होता है उपमान। ठीक है, मैंने विशेष तौर पर लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाता इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक नोट बना दिया है। रूपक किसको बोलते हैं? रूपक अलंकार को समझने से पहले उपमेय को समझिए। देखो, उपमेय और उपमान बहुत आसान चीज है, बस 1 मिनट के अंदर आप समझ जाएंगे कि क्या होता है ये चीजें। देखो, जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मैंने आपके चेहरे की तुलना चांद से कर दिया,
ठीक है। मैंने आपके कि देखो हमारे जो साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, है ना, इनका चांद जो है वो, इनका चेहरा जो है वो चांद सा चमक रहा है ना। कई बार माँ कहती है ना मेरा बेटा तो चांद का टुकड़ा है, ठीक है। तो अपने बेटे का कंपैरिजन जो है, अपनी बेटी का कंपैरिजन वो चांद से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे जिसकी तुलना की जाती है, जैसे मैंने आपके चेहरे की तुलना चांद से कर दिया, तो आपका चेहरा है ना, यू आर क्या हो गए, उपमा, आप उपमा हो गए। जिसकी तुलना की जाती है, आपकी तुलना मैं कर रहा हूं तो आप उपमा हो गए, आप उपमय हो गए, याद रखिएगा, उपमय हो गए, मैं उपमय, मेरी तुलना हो रही है, उपमय हो गया, ठीक है। दूसरा है उपमान, उपमान। अब देखो जिससे तुलना की जाती है, जैसे मैंने आपकी तुलना चांद से कर दिया, आपकी तुलना मैंने चांद से कर दिया, तो अब चांद क्या हो गया, यहां पर उपमान हो गया, चांद क्या हो गया, उपमान हो गया। तो याद रखिएगा जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना, जिस शख्स की तुलना की जाएगा वो शख्स जो है उपमेय हो जाएगा, शख्स हो कोई चीज हो वो उपमेय हो जाएगा। जिससे तुलना की जाती है, जिससे, वहां पर उपमान होगा। कई कई बार भूल जाओ तो याद रखना उपमेय, मैं मतलब मैं, ठीक है। जब कोई आपके बारे में बोले तो आपके बारे में बोल रहा है ना, आपकी तुलना कर रहा है वो, ठीक है। तो उपमेय, तो मैं मतलब समझाएगा मेरी तुलना हो रही है, तो जिसकी तुलना हो रही है यानी मेरी तुलना हो रही है, तो मैं यहां पर उपमेय हो गया, उपमेय का मतलब मैं हो गया। और जो बच गया तो भैया जिससे तुलना हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। बहुत छोटी बात थी, मैंने कई बार इसको बोल दिया, अब समझते हैं, अब बड़ा आसान होगा हमारे लिए। कहते हैं कि जहां उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है, उपमेय और उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। यहां पर उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है। यहां पर देखोगे ना, पहले क्या था, पहले हम कहते थे कि ये चांद सा, ये चांद सा तेरा चेहरा, चांद सा। हमने ये नहीं कहा कि तुम्हारा चेहरा चांद, तुम्हारा चेहरा जो है चांद ही है, ठीक है, तुम्हारा चेहरा चांद है या चांद ही तुम्हारा चेहरा है, ये मैंने नहीं कहा। हमने कहा कि चांद सा चेहरा, चांद से कंपेयर कर रहे हैं चेहरे को, किसके अंदर में, उपमा अलंकार में। लेकिन ये रूपक अलंकार में आओगे ना, कोई भाई कोई कंपैरिजन नहीं, मतलब चांद ही हो तुम क्या हो, चांद हो, ठीक है। तो यहां पर उपमेय और उपमान का रूप धारण कर लेता। उपमेय जो है यानी जिसकी तुलना की जाती है, तो वो सीधा सीधा रूप ही धारण कर लेता है उससे, उसकी जिससे उसकी तुलना करनी है। जैसे मैं आपका चेहरे का तुलना कर रहा था चांद से, तो मैं उपमा अलंकार में था, मैंने कहा कि आपका चेहरा चांद सा है, ठीक है, चांद सा है, तो सा लगा हुआ था यहां पर, ठीक है, हाइफन भी लगाया हमने इसको कहने के लिए। लेकिन यहां पर जो अब मैं आपके चेहरे की तुलना कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपका चेहरा चांद है, ठीक है, आप ही चांद हो, तो इसका मतलब है कि चांद सा मैं कह रहा था, चांद को रिप्लेस करके मैंने आपको चांद बना दिया। तो यहां पर उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, आपकी तुलना की जा रही है, आपने सीधा जगह चांद का ले लिया, अब तो चांद एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया, रूपक अलंकार, जहां पर एकदम आप अपनी बात को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, दबाव के साथ, बहुत 100% श्योरिटी के साथ कहते हो, है ना। जहां पर ये नहीं कह रहे हो कि चांद सा है, जहां सीधा सीधा कह रहे हो कि भाई चांद ही हो तुम, ठीक है, तो वो रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो जिस जहां उपमेय और उपमान का आरोप करके उनकी एक रूपता का प्रतिपादन किया जाए कि दोनों देखो एक ही चीज है, ठीक है, एक रूपता का प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं आप, वहां रूपक अलंकार होगा। और यहां पर उपमेय जो है उपमान का रूप धारण कर लेता है, ठीक है, आपने रूप धारण कर लिया चांद का। बहुत ज्यादा प्रेशर दिया मैंने समझाने के लिए, इसको आगे बढ़ते हैं। कहता है चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। यहां पर सा देखो गायब हो गया, सा खत्म हो गया, क्योंकि यहां पर डाउट तो यहां हो रहा था उपमा में, उपमा अलंकार में। यहां पर मैं कंपैरिजन कर रहा था आपके चेहरे को चांद के साथ, चांद सा तेरा चेहरा। यहां पर मैं कह ही नहीं रहा हूं चांद सा तेरा चेहरा, ठीक है, मैं कह रहा हूं चांद, चांद ही आप हो, ठीक है। यानी कि चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, चरण जो है अब वो कमल हो गया है, आपका चरण कमल हो गया, आप चांद हो चुके हो अब, ठीक है। तो ये हो गया रूपक अलंकार, जहां प्रामाणिकता के साथ 100% जो जिससे आपकी तारीफ करनी थी आपको हमने वही कह दिया आपको, ठीक है। जैसे कहते हैं ना किसी से प्यार से हीरा मोती, ऐसे कहते हैं ना, तुम हीरा सा हो, तो लग रहा है ना कि भैया हीरा एक अलग चीज है, आप अलग हो। लेकिन कहते हैं ना, माँ क्या कहती है अपने बच्चे को, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना, मेरा हीरा, मेरा मोती, है ना, तो सीधा आप वही कह दिया आपने। तो ये कौन सा कंडीशन बन गया, रूपक अलंकार। तो उपमा और रूपक पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसलिए इतना समय हमने इसको दिया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। देखो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए,
हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर संभावना की जा रही है। कंडीशन को समझिएगा, ठीक है। सर जी हेल्प, क्या हेल्प चाहिए जी? ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आई? मैंने जो इसकी गहराई को उपमा और रूपक में इतना समय दिया, आपको कुछ फायदा हुआ इससे या नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा में। अब देखो, जहां उपमेय, उपमेय मतलब आप खुद समझना, और उपमान किसको समझोगे? जिससे आपकी तारीफ मैं कर रहा हूं, यानी चांद को समझ लेना आप। ये आप हो गए, ये चांद हो गया। कहता है जहां पर उपमेय में उपमा उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही, भैया यहां संभावना कर रहे हैं। यहां तो हम 100% श्योर थे, रूपक में हमने रिप्लेस कर दिया है ना आपको चांद से। ठीक है, चांद एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अब आप ही चांद हो रूपक अलंकार में हमारे लिए। लेकिन यहां पर आ जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना कर रहे हैं। हम संभावना लगा रहे हैं कि भैया आपके अंदर चांद है, ठीक है, आप ही चांद हो, ये संभावना लगा रहे हैं। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। इसमें प्राय है ना, देखोगे क्या क्या रिपीट होता है। मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा शब्द? ये ट्रिक है, याद रखिएगा, दिस इज ट्रिक। ये ट्रिक है, यही आपको काम देगा एग्जाम के अंदर में। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का तरीका है मनु, जनु, मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय। ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग अच्छे खासी तौर पे किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, सोहत ओढ़े पीत पट सयाम सलोने गात। देखो यहां पर, सोहत ओढ़े पीत पट सयाम सलोने गात, मनो नीलमणि। देखो यहां पर मनो आ गया ना, मनो नीलमणि सैल पर आतपू परियो प्रभात। तो जहां पर मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय, 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द अगर आपको आ गए, याद कर लेना, वहां पर हो जाएगा ट्रिक 5 वर्ड। ये 5 वर्ड का जो ट्रिक है, इसको मनु, जनु, मानो, जानो, निश्चय, ये कहीं पर लिख लेना साइड में आप। इसको जहां पकड़ दो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो सोहत ओढ़े पीत पट सयाम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपू परियो प्रभात। ठीक है, यहां पर मनो लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार, सॉरी, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी तबीयत खराब है जी। एग्जाम से डिप्रेस्ड नहीं होना, सबसे पहला मेरा बात याद रखना आप। ये बहुत छोटी एग्जामिनेशन है, मुझे पता है आप लोग कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद कर लेते हो, फिर वही चीज़ आपको ज़्यादा दुख देती है, वही दर्द देती है, वही डिप्रेशन में ले जाती है। ठीक है, मैं भी अपने समय में किसी चीज़ से बहुत उम्मीद कर लेता था, तो मुझे भी वो चीज़ बाद में डिप्रेस्ड कर देती थी, मुझे भी काफ़ी बुरा लगता था। ठीक है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिंताओं में रहता था। तो आप अपनी पढ़ाई से डिप्रेस्ड नहीं होगे, तैयारी से डिप्रेस्ड नहीं होगे, आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद ही नहीं रखना है तैयारी से। आपको कोई उम्मीद नहीं रखता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, तो उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद हालांकि रखती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर अच्छे घर बनाएगा, गाड़ियाँ खरीदेगा, फिर अपनी जीवन में अच्छा करेगा, लाइफ में सब कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, वो प्यार है उनका। लेकिन जो ज़्यादा रखते हैं बाद में उनको उतना ही दुख होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से आप ज़्यादा दुख रखेंगे, ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख होगा। आपको एग्ज़ाम से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम, माइंड को धोखे में रखना है। ठीक है, माइंड को ये फील नहीं होने देना है कि माइंड आपका जो है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से कुछ उम्मीद करे। ठीक है, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, कि हमको पढ़ना है, एक समय में हमको रिवाइज करना है। टारगेट अपने आप को दीजिए, हर दिन का टारगेट सेट कीजिए, उसको आप शाम तक पूरा कीजिए। टारगेट बहुत छोटा रखिए, शुरुआत के 2-3 दिन छोटा रखिए, फिर धीरे धीरे बढ़ा लीजिए उसको। ठीक है, टारगेट रिवीजन का रखिए कि कौन से चैप्टर कब रिवाइज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के पास समय नहीं है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान क्या होता है? जहां समानता के कारण एक ही वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। अरे भैया इतना समानता हो गया, आप कंफ्यूज हो गए कि भैया ये या वो, ये या वो, तो वहां पर क्या होगा? भ्रांतिमान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। देखिए यहां पर पाय महावर देन को नाइन, पाव पाय महावर देन को नाइन बैठी आए, फ्री फ्री जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए।
तो यहां पर देखेंगे एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो रहा है, तो ये किस तरह का हो गया, ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, संदेह अलंकार। ठीक है, यहां पर जैसा नाम से ही पता चल रहा है, उपमेय मतलब आप, उपमान मतलब चांद, जहां अति सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बन रही है। यहां एक था आपका निश्चय, जहां पर निश्चय की स्थिति बन रही थी, आपको याद होगा कि जहां पर क्या हो रही, संभावना बन रही थी, उसको उत्प्रेक्षा कहते हैं। जहां पर निश्चय की, जहां निश्चय की स्थिति है ना बनी रहे, यहां पर देखिए संदेह में जहां अति सादृश्यता के कारण, है ना, अति सादृश्यता के कारण उपमेय और उपमान में अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, निश्चित स्थिति ना बना रहे, है ना। अर्थात जब उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय हो जाए, मतलब भैया इतना कंफ्यूज हैं कि आप उपमेय हो ना, तो उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय उत्पन्न हो जाए तो वहां संदेह अलंकार हो जाता है। मतलब जिसकी तारीफ आप कर रहे हो उसी में आपको संदेह हो गया, तो क्या हो गया, ये संदेह अलंकार हो गया। ठीक है, तो सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, अति सादृश्यता के कारण ऐसा होता है कि सारी की नारी है कि नारी की सारी है। पूरा का पूरा वर्ड देखो रिपीट हो रहा है, संदेह में है, तो ये हमारा संदेह अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दृष्टांत अलंकार। ठीक है, जहां उपमेय यानी आप, उपमान मतलब चांद, ऐसा आप समझिएगा, जहां उपमेय और उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, साधारण, यहां देखिएगा साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टांत कहते हैं। जैसे बसे बुराई जासू तन, ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दान। ठीक है, तो ये किस तरह का अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया। अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अतिशयोक्ति अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर बढ़ा चढ़ा करके हम बातें कर रहे हैं, किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, अब जीवन की है कपी ना कोई, अब जीवन की है कपी ना कोई, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होय, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होय। ऐसी बात जिसमें क्या हो जाए, जिसमें आपको मतलब जब उसका कंपैरिजन करो या कोई बात कहो, इतना बढ़ा चढ़ा करके उसका वर्णन कर दो कि जो पॉसिबल ही ना लगे, इम्पॉसिबल सा लगे, है ना। उस बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके अगर कह रहे हो, तो ये जो अर्थ के साथ आप खेलने जा रहे हो, इसको हम कौन सा अलंकार कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार किसका पार्ट है, अर्थ अलंकार का पार्ट है। और इसमें क्या होता है, बढ़ा चढ़ा करके, नाम ही से ही पता चलता है, अति मतलब बहुत ज्यादा, है ना। शयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना, किसी चीज की तारीफ बहुत ज्यादा कर दें, है ना, एक लेवल से जरूरत से ज्यादा कर दें, तो वो कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब जीवन की है कपी ना कोई, है ना, कनगुरिया की मुंदरी कंगना होई। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे आते हैं विभावना अलंकार। जहां कारण के बिना कार्य के होने का अर्थ हो जाए, जहां कारण के बिना कार्य के होने का अर्थ हो जाए, वहां विभावना अलंकार हो जाएगा। जहां कारण के बिना, है ना, जहां कारण के बिना कोई कारण नहीं है लेकिन कार्य के होने का वर्णन हो रहा है कि कार्य तो हो रहा है, कारण के बिना कार्य हो रहा है, तो वहां विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे बिनु पग चली सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, है ना, विधि नाना। तो यहां पर देखेंगे कि बिना कारण के, है ना, क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है किसी भी चीज का, तो वो क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अन्योक्ति अलंकार। पढ़िएगा इसको, अन्योक्ति अलंकार किसको कहते हैं, जहां किसी प्रस्तुत, है ना, वस्तु का वर्णन ना करके उसके सामने किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जाए, अर्थात प्रस्तुत वस्तु का प्रतीकों के माध्यम से वर्णन किया जाए, तो वहां अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कई बार हम दो आदमी बात करते हैं किसी तीसरे आदमी के बारे में, और कई बार हम उनका गलत नाम लेते हैं ताकि सामने वाला भी ना समझ पाए कि हम दोनों किस पर बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्य, नाम से पता चल रहा है अन्य। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो वस्तु प्रस्तुत होता है, जिस वस्तु का वर्णन करते हैं, उसके समान किसी अन्य वस्तु का हम लोग यहां नाम लेकर के उसका वर्णन करते हैं, उसका प्रतीक वगैरह कुछ चुन लेते हैं, प्रतीक के माध्यम से वर्णन करते हैं। तो देखिए जैसे कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर महु मधु, नाही नहीं विकास इही काल, अली कली सी अली कली ही सौ विंध्यो,
आगे कौन हवाल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो वस्तु है, जिस वस्तु का वर्णन करना है, उसके समान जो है किसी अन्य वस्तु का वर्णन किया जा रहा है, तो यह अन्योक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में वास्तविक विरोध ना होने पर, है ना, विरोध का आभास हो जाता है ना, वास्तविक विरोध ना होने पर, वास्तविक विरोध ना होने पर विरोध का आभास हो जाए तो उसको विरोधाभास अलंकार कहेंगे। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। ठीक है, ये विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट है हमारा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार, कारण के पूर्ण होने पर भी कार्य नहीं होता है। कारण के पूरी होने पर भी, है ना, कारण है फिर भी जो है कार्य जो है वो पूरा नहीं होता है, तो वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। बरसत रहत अच्छे वै नैनवारी की धार, नेकुहू मिटती ना है तऊ तो वियोग की झार। ये कौन सा अलंकार हो गया? ये विशेषोक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। ठीक है, तो जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में तथा उपमान का उपमेय के रूप में किया जाता है, वहां हमारा क्या होता है? क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को समझिएगा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में, ठीक है, जब आपके बारे में मैंने कहा तो आपके बारे में ना कह करके मैं आप ही को कह रहा हूं, लेकिन चांद के बारे में कह रहा हूं, वो चांद के बारे में कह रहा हूं। और फिर जब आपके बारे में कहने की बात आई, जब चांद के बारे में कहने की बात आई, तो मैं उस कथन में आपके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपके बारे में बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ऐसा सिचुएशन जब भी बनेगा तो उसको प्रतीप अलंकार कहेंगे। जैसे उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। ठीक है, ये क्या है? प्रतीप अलंकार का पाठ है। लास्ट वाला अलंकार हो जाता है अर्थ अलंकार का 13वां पाठ, जो है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार यानी किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, है ना, वहां हमारा क्या होता है? अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। जैसे सबय सहायक सबल के, है ना, को ना निबल सुहाय, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। ठीक है, देखिए यहां पर पवन जगावत आग को, है ना, देखो यहां पवन क्या कर रहा है? पवन जगावत आग को जगा रहा है, दीप ही देत बुझाए, दिया क्या उसको बुझा रहा है। ठीक है, वह सहायक सबल के को ना निबल सुहाय, पवन जगावत आग को दीप ही दे बुझाए। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे जहां किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। तो ये थे आपके शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में इतना याद 13 याद नहीं रखना, आपको पढ़ना भी नहीं है 13। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होगा, ऐप पर भी अवेलेबल है, आप जाइए हिंदी सेक्शन में, आप उसको देखिए पिछले साल के पेपर में कि इसमें जो अलंकार है, अर्थ अलंकार है, कि इसमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछा है। आप देखोगे ज्यादातर जो सवाल पूछा है वो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार को पूछा है, जिस पे मैंने बहुत अच्छा समय देकर के आपको समझाया। यही दो टॉपिक है, उपमा और रूपक, जहां से सवाल रिपीट किया। आप देख लेना, कुछ और होगा तो उसको भी पढ़ लेना, जो पूछा गया है उस पर विशेष ध्यान दे करके आप उसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करके है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने बहुत शॉर्ट में इसको पढ़ाने का कोशिश किया। बहुत सारी चीज़ आपको आ गई होगी अच्छे से, लेकिन बहुत सारा टाइप में नहीं समझ में आया होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है और आपकी एग्ज़ाम भी करीब है, और हमें फिलोसफर अभी बनना नहीं है। उसके लिए हमें और समय देकर के अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे अलग टाइमिंग में। लेकिन अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक से अगर पढ़ रहे हैं तो उपमा और रूपक को अच्छे से करके जाइएगा। उपमा क्या है, रूपक क्या है, मैंने बीच में वीडियो में कहीं पर स्टार्टिंग में जब ये बता रहा था बहुत गहराई से आपको बताया था, इसको आप करके जाइएगा। बाकी शब्द अलंकार के जो प्रकार थे उसमें तो मैंने बढ़िया से बता ही दिया कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में क्या डिफरेंस है, सलेश और वक्रोक्ति में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से इस सबको कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थ अलंकार में भी 2, उपमा और रूपक को अच्छे से करके जाना। बाकी ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के जरूर चले जाइएगा। अगर एग्जाम में जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पूछा था एक बार एग्जामिनेशन में कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पर क्या होता है, उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। और वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा होता है। इसमें प्राय मनु जनु मानु, इसमें भी देखो अगर उत्प्रेक्षा पूछा जाता है तो मैंने ट्रिक तो बता ही दिया, आप ट्रिक से बहुत अच्छा से कर सकते हो। ठीक है, तो आप कैसे प्लानिंग करके इसको कवर करोगे, यही मेन मायने रखता है। जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी आपकी होगी उतना अच्छा नंबर आपको एग्जामिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है उभय अलंकार। ठीक है, उभय अलंकार
इसको भी देख लेते हैं, हालांकि उतना काम का है नहीं। उभय अलंकार और पश्चात अलंकार ये दोनों देख लेंगे, और अलंकार का मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में पूरा बना दिया है कि अलंकार को कैसे पहचानना है, इसको भी मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके पर उभय अलंकार में। कहता है जो शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार की वृद्धि हो, ऐसा अलंकार। उभय मतलब होता है दोनों, ठीक है। कहते हैं ना उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग पढ़ते थे हम लोग। तो यहाँ पर देखो जो शब्द और अर्थ दोनों की में चमत्कार की वृद्धि करते हैं उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं। यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको पढ़ लीजिएगा, मोटी मोटी बात समझ गए। उभय अलंकार में क्या होता है, शब्द और अर्थ दोनों में फेरबदल होती है, दोनों के साथ खिलवाड़ होता है। लेकिन आप अर्थ अलंकार में जाओगे, सिर्फ अर्थ के साथ जो राइटर हैं वो खेलते हैं, है ना, शब्द के साथ नहीं। और शब्द अलंकार में सिर्फ शब्द के साथ खेलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ आओगे तो शब्द और अर्थ दोनों के साथ जो है बहुत अच्छे से तालमेल बैठाया जाता है। नेक्स्ट है पाश्चात्य अलंकार। तो हिंदी साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेशन बाद में होना शुरू हुआ। अब आइए, क्या हम लोग अलंकार को 2-4 मिनट में, 2 मिनट में याद रख सकते हैं? क्या अलंकार को 2 मिनट में एग्जाम के लिए याद रख सकते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल, अलंकार को 2 मिनट में भी याद रखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मैं बारी बारी से बताता हूँ। आपने अनुप्रास अलंकार पढ़ा होगा। अनुप्रास अलंकार को पहचानने का तरीका है, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है। किस चीज की? वर्णों की। कर लीजिए अंडरलाइन। किसकी अलंकार, किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। जैसे मो सौ रिपीट होंगे तो ये अनुप्रास अलंकार हो गया। यमक अलंकार में अलग अर्थ में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होगी। यमक में क्या होता है, शब्द की आवृत्ति होती है। यहाँ अलग अर्थ में शब्द की आवृत्ति होती है, जबकि वर्ण के अंदर में, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है। सलेश में देख लेते हैं, प्रयोग एक बार लेकिन अर्थ में विविधता होती है। सलेश अलंकार में एक ही बार प्रयोग होता है शब्द का, लेकिन अर्थ में क्या होती है? विविधता होती है। वक्रोक्ति अलंकार में कहने वाले, है ना, तथा सुनने वाले के आशय में अंतर हो जाता है। अच्छा, आशय में, यहां पर मैंने लिख दिया आशय में अंतर होता है। उपमा अलंकार में वस्तु की समता होती है, ठीक है। उपमा में सीधा हम इक्वल कर देते हैं चीजों को। रूपक अलंकार, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को हम रखते हैं। प्रतीप के अंदर में क्या होता है? उपमेय तथा उपमान में समानता को दिखाया जाता है। नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय में उपमान की संभावना दिखाया जाता है ना। इसके अंदर में व्यक्ति रैक अलंकार, उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। विभावना, बिना कारण के कार्य की संभावना। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है। दृष्टांत में मिलती जुलती बात करना, और भ्रांतिमान में भ्रांति उत्पन्न करना, और काव्य लिंग में किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताना। ये सब के सब जो है अलंकार और कविता में पहचानने के जो इसके छोटे छोटे ट्रिक्स थे, उसको यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से दे रखा। इसको जब मैं वीडियो में बताया हूँ वहाँ एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया हूँ। आप चाहें तो यहाँ से भी इसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन से लगा लेते हैं, जिससे ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। तो छोटा सा टेस्ट होगा, 25 क्वेश्चन होगा, और 10 मिनट के अंदर में हम लोग 25 क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि थोड़ी तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। दोबारा से देख लेना उषा कुमारी, उसमें दोबारा बताने की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो चीज़ों को बार बार बताना चाहिए उसमें मैंने बार बार रिपीटेशन किया है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन लगाइए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाये में कौन सा अलंकार है? इसको गौर से पढ़िए, और इसमें कौन सा अलंकार है बस इतना ही आपको बताना है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? देखो इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुए, छाये। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने बताया था कि वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर देखिए तरनी तो, और तनुजा, तट, है ना, तमाल, तरुवर, है ना, ये सब देखोगे बार बार वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है। जहां जहां वर्ण का रिपीटेशन हो जाए, वर्णों का रिपीटेशन हो, वर्णों का रिपीटेशन हो, तो आप समझिएगा कि वो क्या हो रहा है? अनुप्रास अलंकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो गिवन ऑप्शन है ये हमारा कैसा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, यहाँ देखिए, कहता है कि चरर मरर खुल गए अरर, चरर मरर खुल गए अरर, है ना। उसके बाद कहता है रव सफूटो से, है ना, में इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए से दिया हुआ है, सा से सी अगर लगा रहेगा, है ना, मैंने बताया था आपको सा से सी लगा रहे, है ना, सा से सी लगा रहे। अब देखिए यहाँ पर
सा से सी लगा रहे, अगर आपका क्या लगा रहे, सा से सी लगा रहे, सा से सी लगा रहे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, है ना, वहां पर क्या होता है, हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो चलिए अनुप्रास अलंकार, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर, और सवाल कह रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सा से सी लग रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अगला सवाल है, यहाँ पर फिर से एक बार दिया हुआ है कविता, इसको पढ़िए आप, और इसको पढ़ने के बाद आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। आप इसमें गौर फरमाइए, तो देखिएगा यहाँ पर अर्थ में जो है ना अंतर आपको लगेगा। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहत धूत धतुर धतुरे सो कनक, है ना, गहनो बढ़ो ना जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देखोगे जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसके अंदर में हमारा क्या है, अर्थ तरन्यास अलंकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला सवाल है, चरण कमल बंदो हरिराई, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था, चरण कमल यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर में देख रहे हैं आप, गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चरण कमल वाला मैंने आपको बताया था। रूपक अलंकार में जाएंगे तो वहां पर मैंने चरक अलंकार को बताया था, और ये मैंने कहा था कि जहाँ है ना आप में और चांद में, है ना, एक रूपता का प्रतिपादन कर दिया जाए। मैं आपका तारीफ में चांद को रिप्लेस ही कर दिया, मैंने आप ही को चांद समझा, तो ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। और यहाँ पर पहचानने का तरीका है कि हाइफन तो बीच में होगा लेकिन से नहीं होगा, हाइफन होगा से नहीं होगा। लेकिन जब आगे जाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे, है ना, दूसरे तरह के प्रकार में आप जैसे यहाँ पर आ जाओ, है ना, ये वाला में देखोगे अनुप्रास अलंकार में, इसमें जो है मिलाया जाता है, इसमें आप देखोगे, है ना, यहाँ पर इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप आओगे रूपक के अंदर में, रूपक और उपमा में क्या अंतर था, उपमा में से लगता था हाइफन के साथ, ठीक है, और यहाँ कंपैरिजन किया जाता था। रूपक में कंपैरिजन ही नहीं है भैया, है ना, उस चीज को हटा ही दो, आप ही को मैंने वो चीज समझ लिया। तो यहाँ पर से नहीं होगा, हाइफन जरूर बीच में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल के ऊपर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर चरण कमल हो रहा है, चरण को सीधा कमल ही समझ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसके अंदर में रूपक अलंकार होना चाहिए। तो 4 का आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। और ट्रिक तो बताया ही था कि रूपक अलंकार के अंदर में हाइफन तो होगा लेकिन सा से सी सो नहीं होगा। अगला है यहाँ पर देखिए, फिर से एक 5वां नंबर में बहुत लंबी चौड़ी यहाँ पर कविताएं हैं, तो आप देखिए इसी तरह का आपका सवाल आएगा, ये दे देगा और बोलेगा बनाने के लिए, कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है, कैसे बनाएंगे। चलिए इसको समझा देते हैं कैसे बनाना है। देखो इसको बनाने से पहले आप आ जाइए यहाँ यमक अलंकार में, ठीक है, मुझे पता है इसका आंसर यमक है। तो अलग अर्थ में एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है, शब्दों की आवृत्ति हो रही है अलग अर्थ में, शब्दों की आवृत्ति हो रही है अलग अर्थ में, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, यमक अलंकार कहलाएगा। तो आइए देख लेते हैं यमक अलंकार को, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो रही है तो वो हमारा क्या होगा, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस वाले क्वेश्चन का, जो मैं बता रहा था अभी आपको, इसमें आपका क्या होगा, यमक अलंकार होगा, ठीक है। कनक कनक तय शौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौरायत नर, है ना, या पाए बौराए, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर शब्दों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है शब्दों का, ठीक है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, कहता है नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। ये जो दिया हुआ है, थोड़ा फास्ट में कर लेता हूँ, ये जो दिया हुआ है ये कौन सा अलंकार है, तो ये उल्लेख अलंकार है, इसमें उल्लेख किया जा रहा है। अगला है कि दिवसावसान का समय मेघमय, है ना, आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, 7वां नंबर में कौन सा अलंकार है। अब देखोगे 7वां नंबर के अंदर में उपमा अलंकार है, कौन सा है, उपमा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या होता है उपमा अलंकार, इसके डेफिनेशन से पढ़िए। जितनी बार आप क्वेश्चन देख के डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे उतना आपको नॉलेज होगा और कंफर्मेशन बढ़ता चला जाएगा। कहता है कि 3 बेर खाती वे 3 बैर खाती है, 3 बैर खाती थी वे 3 बैर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है, खाती थी, अब क्या है, खाती का अलंकार है, पूरा पूरा शब्द बदल रहा है। अगला सवाल है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है, 9वां नंबर में। तो इसके अंदर में जो अलंकार है दोस्तों वो क्या है, आपका अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार है। फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए आप,
जल्दी से पढ़िए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसको आप पढ़िए और देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है। क्या है भैया, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है कि नहीं पराग, यहाँ पर भी आपको वो दिया हुआ है, इसी को देख करके आपको पहचानना है कि कौन सा अलंकार है। अलंकार के डेफिनेशन को याद कीजिए और इस सेंटेंस को पढ़िए, आपका देखिए तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अन्योक्ति अलंकार। अगला प्रश्न है, यहाँ पर फिर से आप इसको पढ़िए, पूरा पढ़िए। ठीक है, और फिर यहाँ पर अलंकार का पार्ट बताइए। इसी तरह के सवाल आपको एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर जो है क्या है, कौन सा अलंकार है हमारा, यमक अलंकार है। तो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें भरे में कौन सा अलंकार है, 30 नंबर में। तो इसमें देखेंगे तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। अगला सवाल है, पट पीत मानहू तड़ित रुचि सूची, है ना, नौमी जनक, है ना, सुतावरम में कौन सा अलंकार है। फिर से अलंकार का ही यहाँ पर प्रकार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसके अंदर में जो अलंकार है वो आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को 2-3 बार पढ़िए, एक दिन में नहीं होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर एक अलंकार है जो दिया हुआ है, ये पूरा काव्य, इसको पढ़ करके अलंकार बताना है 15 नंबर में। ठीक है, तो इसमें कौन से अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, तो आप देखोगे इसके अंदर में जो अलंकार का इस्तेमाल हुआ है वो आपका क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन फिर से यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। पढ़ करके इससे कंपेयर कीजिए कि भाई क्या हो सकता है जो सर ने बताया है, क्या उसके डेफिनेशन के साथ कौन फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका वृत्ति है ना, नुप्रास अलंकार है। तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। अगला सवाल है, यहाँ पर फिर से दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अलंकार। मैं बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ, बस आप पढ़िए इसको। ठीक है, इसके अंदर में देखेंगे तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, है ना, वहां कौन सा अलंकार है। बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के, सोचो बिना कारण के कार्य हो रहा है तो कौन सा काम हो सकता है, तो विभावना अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय तथा उनके उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। उपमान और उपमानों की शंका होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत भारत के सम भारत हैं में कौन सा अलंकार है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। कौन सा अलंकार है, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, कौन सा अलंकार है, जल्दी से बता दीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन, 20 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 का आंसर होगा अन्वन्य, है ना, अनन्वय अलंकार। अगला सवाल है, यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, आप इसको पढ़िए, है ना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत अगर कपूत हो जाए तो धन संचय क्यों करें, धन को क्यों बचाएं, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, पूत कपूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत अगर कपूत हो जाए, खराब बेटा हो जाए, धन का संचय क्यों करें, और पूत अगर अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए, तो भी क्यों धन संचय करें, बेटा तो खुद ब खुद धन बनाएगा ना। दोनों ही सेंटेंस को पढ़िए और डेफिनेशन से मैच कीजिए, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दिया ही नहीं है वो सारा एग्जाम्पल। यहाँ पर है लाटानुप्रास, क्या हो रहा है, ये है आपका अलंकार है। लेकिन इस तरह से आपको पूछेगा नहीं, आपका वही पूछेगा जो मैंने शुरुआत के क्वेश्चंस कराए, जो मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, जो भारी भरकम क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। 22वां नंबर को अगर देखें तो 22वां का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतीप अलंकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रतीप अलंकार। पढ़िए इसको। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर, 23 यहाँ नंबर यहाँ से दिया हुआ है ना, और इसमें पूछ रहा है इस चौपाई में कौन सा अलंकार है। फिर से इसको पढ़िए और फिर बताइए। 23 नंबर में देखो, इसके अंदर में आप गौर से इसको पढ़िए, थ्योरी से मैच कीजिए। तो इसके अंदर में क्या है, विभावना अलंकार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विभावना अलंकार। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां कौन सा अलंकार है, वहां कौन सा अलंकार है, तो वहां पर जो है क्या है ना, अपहूति अलंकार है। तो करेक्ट आंसर होगा अपहूति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है, किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किस पंक्ति में अपहूति अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से पढ़िए और फिर आप देखेंगे ये चंद्र नहीं मुख है, ये चंद्र नहीं मुख है। तो ये कौन सा अलंकार है, अपहूति अलंकार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपहूति अलंकार। तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट जानकारी, आप लोगों में से जिन लोगों ने एसपी नोट्स नहीं लिया है, आपके रिलेटिव्स ने, आपने बैच ले रखा है, आपको एसपी नोट्स फ्री में मिल गया होगा। जिन्होंने नहीं ले रखा, मात्र 99 रुपये में ये एसपी नोट्स उन्हें आप सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी नोट्स है, पूरी टीम ने मिलकर काम किया, सारे टीचर सारे स्टाफ मिलकर काम किया है।
है ना? और इसमें एरर बहुत कम है। कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन में एरर हो आपको दिखे तो चैप्टर नेम और उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट पीडीएफ के साथ आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम उसको अपडेट करवा के डलवा देंगे। इसमें आपको 99.99% तक जो है एररलेस है ये, कम से कम एरर है। आपको शायद ही कोई ऐसा ये होगा जिसमें एक क्वेश्चन के आंसर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, अन्यथा कहीं पर भी नहीं है ऐसा। हमने पूरा ट्राई किया है कि इसको एररलेस बनाएँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सीबीटी मॉक टेस्ट है जो कि आपको ₹99 में आ रहा है। एग्ज़ाम से पहले ये मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। बैच वालों को फ्री में मिला है, जिन्होंने नहीं लिया है वो अलग से ले सकते हैं। ये हमारा बीएड वाला टॉपर लाइव बैच है जो अभी चल रहा है, जिसकी फ़ी मात्र ₹499 है और अगले यहाँ से 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी मिलने वाली है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐप डाउनलोड करके आप क्या करेंगे, यहाँ से जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो समझ जाइए, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, फिर रजिस्टर कर लेंगे। फिर उसके बाद पेड कोर्स में आ जाएँगे। पेड कोर्स में आने के बाद यहाँ से जो भी आपका बैच है उसको बाय नाउ कर लीजिए। फिर यहाँ से आप जो है पे ऑनलाइन कर दीजिए और फिर यूपीआई के माध्यम से खरीद लीजिए इसको, ठीक है? कोई दिक्कत होता है तो आपके पास ये नंबर तो है ही 90655, इस पे व्हाट्सएप पर। और जिनके पास पेमेंट नहीं है, स्कैनर माँग करके भी पेमेंट आप लोग करा सकते हो।